हाय, कैसे हो बच्चों। पिछली क्लास में हमने हरी खाद की फसल के आवश्यक गुण, हरी खाद वाली फसलों की श्रेणियां और हरी खाद के प्रयोग करने की तकनीकी के बारे में बात की थी। आज हम बात करते हैं जैव उर्वरक की। तो देखिए, जैव उर्वरक जो होते हैं इन्हें बायो इनओकुलेंट और सूक्ष्म जीवाणु कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। जैव उर्वरक शब्द की शाब्दिक अर्थ की यदि बात करें तो देखिए, उर्वरक का अर्थ होता है खाद और जैव शब्द का हम यहाँ पर अर्थ निकालते हैं सूक्ष्म जीव। अर्थात ये सूक्ष्म जीवों का एक ऐसा मिश्रण होता है जो फसलों के लिए लाभकारी होता है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि जीवित एवं प्रभावशाली सूक्ष्म जीवों का जो उत्पाद होता है उसे ही जैव उर्वरक के नाम से जाना जाता है। और ये वायुमंडल, ये जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करने, अन्य पोषक तत्व जैसे कि जिंक है, फास्फोरस है, कॉपर है आदि को घुलित अवस्था में पौधों को उपलब्ध कराने, हार्मोन का उत्सर्जन करने और पौध वृद्धि कारक जो पदार्थ हैं उनका उत्सर्जन करने का कार्य करते हैं, जिसके कारण हमारी जो फसल है, फसल की लागत में कमी आ जाती है और फसल उत्पादन हमारे पास अधिक प्राप्त होता है। और इसी के आधार पर हम जैव उर्वरकों को निम्न प्रकार पर परिभाषित कर सकते हैं। तो कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, जैव उर्वरक कृषि के लिए लाभकारी सूक्ष्म जीव जैसे कवक है, राइजोबियम है, शैवाल है आदि का वाहक पदार्थों जैसे लिग्नाइट है, कोयला आदि के साथ मिश्रण होता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने व पोषक तत्वों को पौधों को घुलित अवस्था में प्रदान करने का कार्य करते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो जैव उर्वरक होते हैं ये सूक्ष्म जीवों का एक समूह होता है जिन्हें ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थ जो कि एक प्रकार से वाहक का कार्य करते हैं उनके साथ में मिश्रण बनाया जाता है और ये फसल के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होते हैं। इससे हमारी जो फसल की लागत है उसमें कमी आती है, क्योंकि इनका उपयोग करने के पश्चात में हमें उर्वरकों के उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और हमारे पास फसल उत्पादन भी अधिक प्राप्त होता है। तो ये हमारी फसल के लिए किस प्रकार से उपयोगी होते हैं या किस प्रकार से लाभकारी होते हैं, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला लाभ तो ये होता है कि जो जैव उर्वरक होते हैं ये फसल की जो उपज है उसे 20 से 40% तक क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। दूसरा, जो जैव उर्वरक होते हैं इन्हें पाए जाने वाले जो सूक्ष्मजीव है वो एंटीबायोटिक उत्पन्न करते हैं और जो एंटीबायोटिक होते हैं ये फसल में रोग प्रकोप कम कर देते हैं, अर्थात फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैव उर्वरक नाइट्रोजन फास्फोरस की आपूर्ति करते हैं मृदा में और जो जैव उर्वरक है ये मृदा की भौतिक, जैविक और रासायनिक दशा में सुधार करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा कुछ जैव उर्वरक जैसे कि नीलहरित शैवाल है, एजोला है, ये नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के साथ साथ जो अन्य पोषक तत्व हैं जैसे कि जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है आदि को भी पौधों को घुलित अवस्था में उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। इसके अलावा कुछ जैव उर्वरक जैसे एजोटोबैक्टर है, शैवाल है, एजोला है, ये हार्मोन्स उत्पन्न करने का कार्य करते हैं और विटामिन का भी स्राव करते हैं जो कि पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होते हैं। अब हम बात करते हैं जैव उर्वरक के वर्गीकरण की। तो देखिए, जो जैव उर्वरक है उनके वर्गीकरण जैव रासायनिक क्रियाओं व पोषक तत्वों की अनुक्रिया के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। इसके आधार पर इसे लगभग 6 भागों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। ये मुख्य रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं, अर्थात जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है जिसका पेड़ पौधे सीधा उपयोग नहीं कर सकते उनका सबसे पहले स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं और उन्हें पौधों को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। इसे मुख्य रूप से भी 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला आता है इसमें सहजीवी और दूसरा आता है मुक्तजीवी। सहजीवी का अर्थ होता है कि जो सूक्ष्मजीव होते हैं ये पौधों की जड़ों के साथ में
सहसंबंध बना लेते हैं और इसमें दोनों को लाभ होता है। सहजीवी को भी आगे चलकर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है दलहनी, जिसका एग्जाम्पल है राइजोबियम। दूसरा एदलहनी, जैसे कि एजोस्पाइरिलम है, एसिटोबैक्टर है। और तीसरा होता है एजोला फर्म, जिसके अंतर्गत आता है एनाबीना। मुक्त जीवी जो होते हैं वो जड़ों के साथ सहसंबंध नहीं बनाते हैं, वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें परपोसी बैक्टीरिया आते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है, एजोटोबैक्टर है, क्लोस्ट्रीडियम है और क्लेबसिएला है। और जो दूसरा है वो है नील हरिस्यवाल, ये एक प्रकार का प्रकाश संश्लेषी होता है। इसमें दूसरा आता है फास्फोरस रूपांतरण। ठीक है, तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है फास्फोरस विलेयकारी जीवाणु, इसे पीएसबी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया। जो ये पीएसबी होते हैं, ये अपनी वृद्धि के साथ साथ क्या करते हैं, कार्बनिक व अकार्बनिक अम्ल बनाने का कार्य करते हैं। और जो ये अम्ल होते हैं, ये फास्फोरस की विलेयता को बढ़ा देते हैं। जिसके एग्जाम्पल हैं पीएसबी, यानी कि फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया और कवक। दूसरा है सहजीवी कवक। सहजीवी जो कवक होते हैं, ये सहजीवन जीते हैं, पौधों के साथ सहसंबंध बना लेते हैं। ये कवक क्या करते हैं कि पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाती है, जो फास्फोरस के उद्ग्रहण में सहायक होते हैं। यानी कि एक घुलित अवस्था में पौधों को अधिक से अधिक मात्रा में फास्फोरस उपलब्ध कराने के कार्य करती है, जिसके एग्जाम्पल हैं वेसिकुलर और अरब स्कूलर। इनमें तीसरा आता है कंपोस्ट उत्प्रेरक। यहाँ पर कंपोस्ट उत्प्रेरक का अर्थ क्या है? कंपोस्ट जो उत्प्रेरक होते हैं, ये कंपोस्ट को अपघटित करने के, इसमें जो जटिल यौगिक होते हैं, उन जटिल यौगिकों के जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनको अलग अलग करने का कार्य करते हैं, अर्थात उनके अनुपात को क्या कर देते हैं, कम करते हैं। ये जो कंपोस्ट उत्प्रेरक होते हैं, एक प्रकार के क्या होते हैं, परपोषी जीवाणु होते हैं, जो कंपोस्ट में कार्बन व नाइट्रोजन के अनुपात को कम करके पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या हैं, सेल्यूलोमोनास, ट्राइकोडर्मा है, एस्परजिलस है। ये सभी क्या है, कंपोस्ट उत्प्रेरक का कार्य करते हैं और पौधों को पोषक तत्वों को अलग अलग उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। जैव उर्वरकों का नेक्स्ट जो प्रकार है वो है पौध वृद्धिकारक राइजो बैक्टीरिया। जो ये बैक्टीरिया होते हैं, ये आयन वहन यानी कि आयनों के संचलन के माध्यम से और हार्मोन के माध्यम से पौधों में वृद्धि करते हैं, पौधों का विकास करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है सूडोमोनास बैक्टीरिया। नेक्स्ट है जिंक विलेयकारी जैव उर्वरक। देखिए, जो जिंक विलेयकारी जैव उर्वरक होते हैं, ये स्पेशल तत्व यानी कि जिंक को घुलित अवस्था में पौधों को उपलब्ध कराने के कार्य करते हैं, जिनके एग्जाम्पल है थायोबैसिलस और थायोडिंग्स। उसके बाद आता है आपका पोटेशियम विलेयकारी जैव उर्वरक। पोटेशियम विलेयकारी जैव उर्वरक होता है, ये पोटेशियम तत्व को विलेयशील अवस्था में लाकर पौधों को उपलब्ध कराने का कार्य करता है। अगर इसकी सबसे पहली बात करें कि इसको सब प्रथम कब प्राप्त किया गया था, तो ये जो पोटेशियम विलेयकारी जो जैव उर्वरक होते हैं, इनको सर्वप्रथम केले के राइजोस्पोर से पृथक किया गया था और ये पोटेशियम के संचलन को बढ़ाते हैं और पौधों को पोटेशियम तत्व उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। सन 1985 में जैव नियंत्रण आदेश जारी किया गया था और इसके अनुसार जो ठोस सूखे वाहक होते हैं, इसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या जो है वो होनी चाहिए 1 × 10⁻7 और जो द्रव्य वाहक होते हैं उनमें सूक्ष्म जीवाणु की जो संख्या है वो होनी चाहिए 1 × 10⁸ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जैव नियंत्रण आदेश 1985 में लागू किया गया था और इसके अनुसार इन्होंने यानी कि फिक्स किया था
कि जो ठोस सूखे वाहक होते हैं उनमें जीवाणुओं की संख्या और जो द्रव्य वाहक होते हैं उनमें जीवाणुओं की संख्या कितनी कितनी होनी चाहिए, यानी कि कम से कम इतनी होनी तो चाहिए, इससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष प्रकार के नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं की। तो देखिए जो राइजोबियम होता है राइजोबियम जो होता है इसमें कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। राइजोबियम एक ऐसा सूक्ष्म जीव होता है, यानी कि ऐसा जीवाणु होता है जो दलहनी फसलों की जड़ों की गुलिकाओं के साथ सहसंबंध बनाता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करता है, यानी कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सर्वप्रथम यौगिक में बदलता है और उसे पौधों को उपलब्ध कराने का कार्य करता है। देखिए जब राइजोबियम की विशेष प्रजाति यदि दलहनी फसल की विशेष प्रजाति के साथ जड़ ग्रंथियां बनाती है तो उसे क्रॉस इनओकुलेशन कहा जाता है, जिसे फ्रेड वे उसके साथियों ने सन 1932 में प्रतिपादित किया था। और इन जड़ संबंधों के आधार पर इन्हें 3 जीवाणु वंशों में बांटा जाता है, जिसमें पहला आता है राइजोबियम, दूसरा आता है ब्राडी राइजोबियम और तीसरा आता है एजो राइजोबियम। फिर से रिपीट कर देता हूं कि क्रॉस इनओकुलेशन क्या होता है कि राइजोबियम की कुछ विशेष जो प्रजातियां होती हैं वो दलहनी फसलों की कुछ विशेष प्रजातियों के साथ जड़ ग्रंथियां बनाती है और उसे ही क्रॉस इनोकुलेशन के नाम से जाना जाता है, जिसे फ्रेड और उनके साथियों ने सन 1932 में प्रतिपादित किया था। और इन जड़ संबंधों के आधार पर ही इन्होंने जो राइजोबियम की प्रजाति है उनके जो जीवाणु वंश है उन्हें 3 भागों में बांटा था। सबसे पहला क्या आता है राइजोबियम है, दूसरा ब्राडी राइजोबियम है और तीसरा आता है एजो राइजोबियम।